हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुई। मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय तो मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रमिक वर्णन आवश्यक है उसका अत्यंत अभाव इस ग्रंथों में है। अतः उन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो चिरस्मरणीय हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है गारशा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का श्री गणेश किसी हिंदी भाषी विद्वान द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गारशा तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ। इसकी रचना 2 भागों में की गई। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम से दिया गया है। गारशा तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, जैसे कि काल विभाजन का कोई प्रयास न होना, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न होना, युगीन परिस्थितियों का विवेचन विश्लेषण न होना आदि। इतनी सारी कमियों के बावजूद इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। साथ ही कवियों के रचना काल संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। अस्तु अनेक न्यूनताओं के होने पर भी इस ग्रंथ को निसंकोच हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा है शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति है शिव सिंह सरोज। सन 1883 में शिव सिंह सेंगर ने इसकी रचना की थी। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों के जीवन चरित्र, उनकी कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं, पर इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण क्षमता की उपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। अनेक त्रुटियों से युक्त होने के पर भी इस ग्रंथ में तत्कालीन समय का तक उपलब्ध हिंदी कवि और कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया गया है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। तीसरा है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में करवाया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। इसमें पहली बार कवि तथा लेखकों को कालक्रम की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन भाषा शास्त्र के अध्येता थे, इसलिए उनकी भाषा नीति स्पष्ट थी। इस नीति के आधार पर उन्होंने आलोच्य ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया। साथ ही अरबी, फारसी और उर्दू के कवियों को भी हिंदी कवियों में नहीं गिना। उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त किया। इस दृष्टि से उनका यह प्रदेय महत्वपूर्ण है। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उन्होंने इसे 11 अध्यायों में विभक्त किया है, जिसके अलग अलग नाम भी हैं। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। ग्रियर्सन ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारशा तासी तथा वार्ता साहित्य में एकत्र की गई सामग्रियों का उपयोग किया है और उनसे संदर्भ भी लिए हैं। उन्होंने यथास्थान उनकी सूचना देकर
ग्रंथ को और भी अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन ने अपनी इस पुस्तक में युगीन पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने ही सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। चौथा है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में की गई है, जिनमें से प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है। इसमें लगभग 5000 कवियों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। मिश्र बंधुओं ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में संपूर्ण रचना काल को 8 काल खंडों में विभक्त किया तथा विभिन्न काल खंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्यिक योगदान को उजागर किया। परवर्ती इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों के लिए मिश्रबंधु विनोद से कच्ची सामग्री जुटाई है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधुओं से ली है। पांचवा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अग्रगण्य हैं। उन्होंने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में की, जिसे बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक का स्वरूप दिया गया। साहित्य के इतिहास के प्रति आचार्य शुक्ल का एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण था। इसके चलते उन्होंने एक सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना की कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उन्होंने युगीन पृष्ठभूमि के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की जो बातें कही हैं वह अत्यंत महत्व की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। ग्रियर्सन और मिश्रबंधुओं ने यद्यपि इस तरह की कोशिशें की थी, पर उन्हें उतनी अधिक सफलता नहीं मिली थी जितनी शुक्ल जी को मिली। शुक्ल जी दूसरे विद्वानों के द्वारा किए गए काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंडों के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित कर उसका नामकरण भी किया। जैसे पहला है आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक माना। दूसरा पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दी, जिसे संवत 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक माना। तीसरा उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीति काल नाम से कहते हैं, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 माना जाता है। चौथा आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा, जिसे संवत 1900 से 1984 के बीच आते हैं। उनके इस काल विभाजन का एक तार्किक आधार भी है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, उसे एक अलग काल मान लिया गया है। उसका नामकरण भी उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण भी उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर किया है। अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में विभक्त कर पुनः उन्हें क्रमशः 2 उपधाराओं ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय एवं राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा में वर्गीकृत किया।
रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों का स्थान सुनिश्चित किया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से विचार प्रस्तुत किया और अपना निष्कर्ष दिया। आचार्य शुक्ल ने वस्तुतः हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर एक आदर्श प्रतिमान स्थापित किया है। उन्होंने जो प्रवृत्तिमूलक इतिहास प्रस्तुत किया उसमें कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को। उन्होंने कवियों के साहित्यिक योगदान को पहचानने के बाद उन्हें अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। इसीलिए वे मिश्र बंधुओं के 5000 कवियों की तुलना में केवल 1000 कवियों तक अपने आप को सीमित रखने में सक्षम हुए। आचार्य शुक्ल नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी थे। उनमें प्रौढ़ विवेचना शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टि तथा तार्किक भावबोध था। यही कारण रहा है कि वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सकें जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। छठा में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी जगत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ख्याति एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, मात्र किसी कारणवश उनमें से केवल एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1918 में हुआ। इसमें उन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालखंड को स्थापित किया है। मोटे तौर पर वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार आचार्य शुक्ल जी का इतिहास रहा है, पर कहीं कहीं शुक्ल जी के साथ उनका मतांतर भी है। वर्मा जी शुक्ल जी के वीर गाथा काल को संधि एवं चारण काल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्रियों को हिंदी में समेट लिया है, इसीलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक सहृदय कवि थे, अतः कवियों की मूल्यांकन में उन्होंने अधिक सहृदयता का परिचय दिया है। अपनी सुबोधता, सरलता एवं शैली के कलात्मकता के कारण उनका यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। 7वां में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत नतमस्तक होकर स्वीकार करता है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। उन्होंने आदिकाल पर पर्याप्त काम किया है। अब तक साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी ये पुस्तकें प्रकाश में आई है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी में आते हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, पर उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री एवं नई व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। वे आचार्य शुक्ल के कई सिद्धांतों से असहमत है। आचार्य शुक्ल ने जिस कालखंड का नामकरण वीर गाथा काल रखा है, उसे आचार्य द्विवेदी आदिकाल के नाम से अभिहित करते हैं। जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का नामकरण किया था, आचार्य द्विवेदी उन्हें ग्रंथों की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उसी प्रकार शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति की निराश को माना है, वहीं द्विवेदी जी ने इसका तार्किक खंडन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत गंभीर चिंतन मनन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित स्वरूप है। हिंदी सूफी काव्य की कथावस्तु, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना इत्यादि ईरानी साहित्य से प्रभावित न होकर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है।
ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कबीर की काव्य प्रतिभा को उजागर किया और उनकी अवहेलना करने वाले आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं व स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधारों पर खंडित किया है। साथ ही उनके युग के रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समानांतर अपने परंपरागत दृष्टिकोण को स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के अध्येताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। 8वां है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने सन 1946 में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास नाम से एक बड़ा ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी भाषा, उसकी ध्वनि और लिपि पर विचार करने के बाद हिंदी साहित्य की चर्चा की गई है। अपने इस ग्रंथ में आचार्य शास्त्री ने हिंदी का जन्म 760 ईस्वी से माना है और सरहप्पा को सर्वप्रथम ज्ञात कवि सिद्ध किया है। 9 नंबर में आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाश में आया। डॉक्टर नगेंद्र ने भले ही उनका संपादन किया है, लेकिन इसके लेखन में डॉक्टर नगेंद्र को मिलाकर कुल 24 विद्वानों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। संपादक ने इसे अधिकाधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। यह ग्रंथ गागर में सागर भरने का उपक्रम ही है। अपनी इस अनूठी विशेषता के लिए इसकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। आलोच्य ग्रंथ में संपादक ने आधुनिक काल का नामकरण बहुत ही सूझबूझ के साथ किया है। 10 नंबर में आते हैं हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। यह संपादित है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। तदनुसार इसका प्रकाशन भी हुआ। यह विशाल ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ का स्थूल ढांचा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित है। उस मूल ढांचे के गुण दोषों का इसमें व्याप्त रहना अस्वाभाविक नहीं है। हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर उसे श्रृंखलाबद्ध करने हेतु इस ग्रंथ की प्रस्तुति की योजना बनाई गई थी। अपने विशाल आकार के कारण यह ग्रंथ पाठकों एवं जिज्ञासुओं के लिए अधिक सुविधाजनक तो नहीं है, किंतु एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसकी उपयोगिता निर्विवाद रूप से स्वीकार की गई है। 11 नंबर में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखकर कई नई स्थापनाएं दी। आपने इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की। आपके अनुसार विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिससे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। डॉक्टर गुप्त ने विकासवादी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बड़ी निर्भीकता और आचार्य शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपनी स्थापनाओं को अत्यंत तार्किक ढंग से प्रतिस्थापित किया। परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की
परंपरा में उनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अपने ढंग का एक अनोखा ग्रंथ है। 12 नंबर में अन्य प्रयास। उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त ऐसे अनेक शोध प्रबंध तथा समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की तो नहीं, किंतु उसकी किसी पक्ष, अंग या काल की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उन सब का विवेचनात्मक स्वरूप तो यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं, किंतु विवरणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मुनरिया राजस्थान का पिंगल साहित्य। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा गार्शदासी से शुरू हुई थी वह अब तक प्रवाहमान है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जिस इतिहास ग्रंथों की रचना की है वे हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध पक्षों को प्रकाश में लाने हेतु अत्यंत प्रभावोत्पादक तथा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद।